नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 14 मई 2024 से लेकर 20 मई 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम आरंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन खबरों को शामिल करेंगे, अर्थात आज के लेक्चर की रूपरेखा क्या है। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम इन 5 खबरों को शामिल करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन 5 खबरों को शामिल करेंगे। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि हर एक सप्ताह में मेरा प्रयास ये होता है कि मैं अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ाऊं। जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनको मैं अपने रूपरेखा में या लेक्चर में शामिल नहीं करता हूं जब तक कि उसमें बहुत कुछ नया चेंजेस ना आ जाए। उदाहरण के लिए मुद्रास्फीति, आपको पता है कि चाहे खुदरा मुद्रास्फीति सूचकांक हो, चाहे WPI हो, थोक मूल्य सूचकांक हो, ये हर महीने न्यूज में आएंगे क्योंकि मंथली प्रकाशित होते हैं। और यूपीएससी हर महीने जो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे प्रश्न पूछता नहीं है। उसको तो कोर कंसेप्ट से प्रश्न पूछना है। और कोर कंसेप्ट में 2-3 बार अब तक पढ़ा चुका हूं आपको। इस सीरीज में भी 1-2 बार पढ़ा चुका हूं और डीएनएस में भी पढ़ा चुका हूं। तो उसको आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डलवा देता हूं इस वीडियो के साथ। और बाकी ऐसे पहलुओं को मैं यहां उठाने की कोशिश करता हूं जो रिपीट नहीं हुए हैं, एटलीस्ट हमारे इस लेक्चर सीरीज में। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको हर बार नए नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर की रूपरेखा में हम किन किन खबरों को शामिल कर रहे हैं या किन किन अवधारणाओं को शामिल कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हमारा पहला खबर रहेगा भारतीय मुद्रा अर्थात रुपए का डॉलर, अमेरिकी डॉलर की हम बात कर रहे हैं, अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष कमजोर होना। अब ये तो खबर है, इस खबर से यूपीएससी सिविल सेवा के अनुरूप हम 4 अवधारणाओं को पढ़ लेंगे और इसमें से एक अवधारणा पर वर्ष 2021 के प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है। तो 4 अवधारणाएं क्या हैं? एक अवमूल्यन हम पढ़ लेंगे, फिर पुनर्मूल्यन पढ़ लेंगे, फिर विमूल्यन पढ़ लेंगे और अधिमूल्यन या अभिमूल्यन पढ़ लेंगे। इसको पुनर्मूल्यांकन नहीं बोलना है आपको, इसको हम पुनर्मूल्यन बोलते हैं। तो आगे आपको चीज़ें मिल जाएगी। पुनर्मूल्यन इसको हम बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अर्थात पुनर्मूल्यन। तो पहला खबर हमारा ये रहेगा। दूसरा खबर हम देखेंगे राइट इशू के बारे में। अब राइट इश्यू इकोनॉमी से है, शेयर की बात यह है, जो आप पढ़े होंगे शेयर डिवेंचर के बारे में और मैंने भी पहले ये कवर किया है। तो आज हम लोग राइट इशू के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि राइट इशू क्या है। एक वित्तीय प्रपत्र है, कैसा वित्तीय प्रपत्र है आगे हम देखेंगे। उसके बाद हम एक इंडेक्स सूचकांक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स या इसको VIX बोलते हैं, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, ARC के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये विगत सप्ताह में न्यूज में रही हैं। इवन आज जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी ये न्यूज में आया है। और न्यूज में क्या कंटेक्स्ट रखा गया है कि ARC को, जो आपको पता है कि बैंक क्या करते हैं, अपने जो गैर अनुत्पादित आस्तियां हैं या NPA हैं या अशोध ऋण हैं, वो इनको बेचते हैं। आगे हम देखेंगे। तो अभी नया डेवलपमेंट आज जो न्यूज में आया है उसमें क्या कहा गया है कि जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं
वो भी क्या कर सकते हैं, अपने बुरे ऋणों को, अशुद्ध ऋणों को, इनको बेच सकते हैं। तो देखेंगे आगे हम। और उसके बाद आज का अंतिम खबर हम लेंगे पीएम गति शक्ति के बारे में। देखेंगे कि पीएम गति शक्ति क्या है और इसके उद्देश्य, इसका महत्व, सारी बातें पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम किन खबरों को शामिल करने वाले हैं, ये डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हटूंगा तो उसके बाद हम पहली खबर से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आपको पता रहे कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। और उसके बाद हम आज के पहली खबर पे चलते हैं। हमारा आज का पहला खबर जो अभी मैंने आपको बताया कि अवमूल्यन, पुनर्मूल्यन, अधिमूल्यन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश अखबार में प्रकाशित हुआ है कि रूपी ओपन्स ऑन फ्लैट नोट अगेंस्ट यूएस डॉलर इन अर्ली डेट। आपको पता है कि रोज घटाव बढ़ाव इसमें दिखता है, रोज कुछ कम हुआ, कुछ ज्यादा हुआ, कभी स्थिर रहा। और यही बात ये बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में आता है, उसमें लिखा गया है कि एशियाई मुद्राओं के साथ रुपया लुढ़का, अर्थात अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष जो एशियाई मुद्रा हैं, एशियाई देश हैं, उनकी भी मुद्राएं डूबी हैं, नीचे आई हैं। और उसके साथ साथ भारत का रुपये भी नीचे आया है, और भारत भी एशियाई देश है। तो ये न्यूज में प्रकाशित हुआ है। इसको हम संक्षिप्त में समझ लें कि चर्चा में क्यों रहा है ये भारतीय रुपए का विमूल्यन, डेप्रिसिएशन। अभी हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन चर्चा में क्यों है। देखिए, चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारतीय रुपए में डॉलर के सापेक्ष गिरावट दर्ज की गई है। और न्यूज में यह भी बात रही है कि तथा इसके साथ ही एशियाई देशों की मुद्राओं में भी गिरावट देखने को मिला है। तो ये संदर्भ रहा है। थोड़ी सी बात ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी 13 मई को बताया जा रहा है कि 13 मई को जो एक अमेरिकी डॉलर के बराबर 83.53 रुपीज हो गए थे, अर्थात भारत की 83.53 रुपए अगर हम ले जाकर देंगे तब जाके हमको एक अमेरिकी डॉलर मिलेगा। तो ये स्थिति है। हालांकि आपको पता है कि पहले 83.54 रुपए भी जा चुका है। और अभी आज के जो न्यूज है, जो मैं जिसके संदर्भ के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, इसमें कहा गया है कि अभी चुनाव चल रहा है। इसमें कई बार ऐसा चुनाव का जो प्रतिशत है कई जगहों पे कम हो रहा है। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही कि कहीं जो वर्तमान सरकार है इसकी सीटें कम तो नहीं होंगी, सरकार हारेगी तो नहीं, क्योंकि सब इस टाइप के चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें हो सकता है कि हमारे मुद्रा की कीमतें और नीचे चला आए। वो लोग बोल रहे हैं कि शायद 83.57 रुपीज़ तक भी जा 70 रुपये तक भी जा सकती है। 83.70 रुपीज़ तक भी नीचे गिर सकती है एक डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया। तो ये तो संदर्भ रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारतीय रुपए का कमजोर होना। तो पहले तो समझना यही है कि भारतीय रुपए का कमजोर होने का मतलब क्या है। तो मैं एक ब्लैंक पेज लेके इस चीज को आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक सामान्य स्थिति में भारत और ये है यूएस अमेरिका, तो सामान्य स्थिति में ऐसा होता है, नॉर्मल कंडीशन है, तो उसमें ऐसा होता है कि एक डॉलर का सिंबल आगे लगाते हैं, एक डॉलर के लिए हमको 40 रुपए देना पड़ता है। ये स्थिति है। बट अचानक कुछ ऐसा दिक्कत होती है, अचानक किसी कारणवश, क्या कारण होते हैं वो भी आगे समझाऊंगा मैं आपको। अचानक किसी कारणवश एक डॉलर बराबर कितना हो जाता है, 60 रुपए हो जाता है। तो अब क्या होगा, देखिए 60 रुपए अगर हम देंगे, एक भारत का अगर व्यक्ति कोई है तो वो 60 रुपए अपने बैग में लेके जाएगा, तब उसको एक डॉलर मिलेगा। लेकिन पहले केवल 40 रुपए लेके जा रहा था तो उसको एक डॉलर मिल जा रहा था। इसका मतलब यह है कि हमारा रुपए क्या हो गया, कमजोर हो गया।
हमारा रुपए पहले से क्या हो गया, कमजोर हो गया। कमजोर कैसे, और समझ लीजिए थोड़ा सा इसको बेसिक तरीके से, कि 60 लोग मिलके इस एक व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई कर पा रहे हैं, और यहां पर 40 लोग मिलके ही इसकी बराबरी कर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मजबूत हैं। 40 लोग मजबूत हैं तब तो इसके एक के बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन यहां पर तो 60 लोग मिलके इस एक के बराबर हो रहे हैं। मतलब यहां पे क्या हो गया है, ये कमजोर हो गया है। तो इसको बोलते हैं रुपए का कमजोर होना। अगर मान लीजिए 70 रुपए बराबर $1 हो जाए तो ये और भी ज्यादा कमजोर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कमजोर होना। और मजबूत होने का मतलब क्या होता है, तो सामान्य स्थिति में क्या है, सामान्य स्थिति में 40 रुपए बराबर क्या है, $1। लेकिन ऐसा हो जाए कि 30 रुपए बराबर $1 हो जाए, या मान लीजिए और 20 रुपए बराबर क्या हो जाए, $1 हो जाए। तो अब देखिए ये क्या होगा, 40 लोग मिलके इस एक की बराबरी कर रहे थे, तो डेफिनेटली यहां पे ये भी कमजोर थे। लेकिन अब 30 लोग मिलके इस एक की बराबरी कर पा रहे हैं, मतलब ये क्या हो गए, अब मजबूत हो गए। और ये 20 लोग मिलके इसकी बराबरी कर पा रहे हैं तो और मजबूत हो गए। तो इसको हम बोलते हैं रुपए का मजबूत होना। ध्यान समझिएगा कि हमारी कम मुद्रा मिलके, हमारी कम मुद्रा से ही क्या हो रहे हैं, हम ज्यादा डॉलर खरीद पा रहे हैं। और जब कमजोर हो रहा है तो उस समय देखिए ज्यादा मुद्रा का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, उतना ही डॉलर खरीद पा रहे हैं। तो क्या कमजोर होना क्या कहलाता है, मजबूत होना क्या कहलाता है, आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी बात और समझ लीजिए यहाँ पे, कि इससे अगर ये बात आपने समझ लिया है तो आपको ये समझना है कि देखिए, अगर कोई यहाँ पे अमेरिकी व्यक्ति है, कोई अमेरिकी व्यक्ति है, और ये अमेरिकी व्यक्ति क्या करता है, $1 लेकर आता है, $1 लेकर आता है, और उसको 60 रुपए मिलता है, और 60 रुपए मिलता है, और एक एक रुपए की चॉकलेट है, इमेजिन कर लो, एक एक रुपए की चॉकलेट है हमारे यहाँ। तो वो क्या करता है, क्या करेगा, वो $1 लेकर आएगा और 60 चॉकलेट लेके जाएगा। अगर मान लीजिए कि $1 बराबर 70 रुपए हो जाए, $1 बराबर 70 रुपए हो जाए, तो अब वही $1 लेकर आएगा और उसको 70 चॉकलेट मिल जाएंगे। तो फिर वो अपने पड़ोसियों को भी बोलेगा कि अरे यार एक काम करो, इंडिया चलते हैं, $1 लेकर चलेंगे और 70 चॉकलेट लेकर आएंगे। तो हमारे यहाँ से चॉकलेट क्या होंगे, अमेरिका में जाएंगे, हमारे यहाँ से चॉकलेट अमेरिका में जाएंगे। मतलब हमारा निर्यात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारा निर्यात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज्यादा चीजें हमारी बिकने लगेंगी क्योंकि प्रतिस्पर्धी हो जाएगा हमारा निर्यात। लेकिन यही थोड़ा उल्टा देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये वाला स्थिति, अब भारत का कोई व्यक्ति है, अभी हम अमेरिका का देखते हैं, भारत का देखते हैं, ये इंडियन कोई व्यक्ति है, और अभी क्या हो रहा था कि 40 रुपए में $1 मिल रहा था, और मान लेते हैं कि $1 में अमेरिका में जूता मिलता है। तो जूता खाने वाला नहीं, जूता पहनने वाला, ठीक है ना। तो अब अगर मान लीजिए 40 रुपए लेके जाता था इंडियन, तो एक जोड़ी जूता लेके आ जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, 60 रुपए बराबर $1 हो गया। तो अब क्या होगा कि ये बोलेगा कि अरे यार अभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि 60 रुपए लेके जाऊंगा तब जाके $1 मिलेगा, और $1 का एक जूता मिलेगा। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, अब अमेरिका से जूता हमारे यहाँ आ रहा है, मतलब आयात हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, आयात। तो हमारा आयात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे तब जाके तब उतनी चीजें लेकर आएंगे। तो लोग वेट करेंगे कि नहीं, फिर से अगर नॉर्मल स्थिति आएगी तब देखेंगे। तो आयात क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में जब कमजोर होता है तो उस स्थिति में आयात हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और निर्यात क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आगे हम ये देखेंगे। थोड़ा और समझ लीजिए, यहां पर इस बात को समझिए, सेम वही बात यहां समझिए कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है और इंडिया में ये $1 बराबर यही वाला स्थिति लेता हूं मैं, 60 रुपए है, और
1 रुपए का एक चॉकलेट है, 1 रुपए का एक चॉकलेट है, तो क्या होगा? ये $1 लेकर आएगा, 60 रुपए उसको मिलेगा और उस 60 रुपए से वो 60 चॉकलेट ले लेगा। लेकिन $1 बराबर अब हो जाए कितना? 40 रुपए। इमेजिन करिए 40 रुपए हो जाता है। तो फिर अब ये $1 लेकर आएगा तो केवल उसको 40 ही चॉकलेट मिलेंगे। तो फिर वो बोलेगा अरे यार पहले 60 मिलते थे, अब तो 40 मिल रहे हैं, छोड़ो नहीं जाऊंगा। तो अब वो क्या करेगा? खुद भी नहीं खरीदेगा और बाकियों को भी बोलेगा अभी महंगा है, मत जाओ, अभी मत खरीदो, बाद में देखेंगे जब 60 रुपए होगा। तो हमारा चॉकलेट जो यहाँ जा रहा था अमेरिका में, मतलब निर्यात जो हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, निर्यात घट जाएगा। लेकिन इसकी उल्टी स्थिति जैसे यहाँ बनाए थे वैसा बनाते हैं कि इंडिया का कोई व्यक्ति है जो अमेरिका जाता है और जूता खरीदता है, जूता $1 का है वहाँ। अब मान लीजिए यही स्थिति लेते हैं कि 40 रुपए में एक जूता मिल रहा था, $1 था, एक जूता मिल जा रहा था। अचानक क्या हो जाए? 40 के जगह पे, यहाँ पे आप मजबूत करना है ना, तो 40 के जगह पे यहाँ क्या हो जाए? 20 हो जाए। 20 रुपए बराबर $1 बन जाए तो इंडिया वाले को मजा आ जाएगा। 20 रुपए में $1 मिलने लगेगा तो इंडिया वाला बोलेगा अरे यार पहले तो 40 रुपए देते थे तब जाके एक जूता मिलता था, अब तो 20 रुपए देंगे तभी एक जूता मिल जाएगा। और इसलिए वो 20 रुपए लगा के ही जूता ले लेगा। मतलब अब ये और लोगों को बोलेगा, खुद भी 40 रुपए पहले खर्च करता था तो एक मिलता था, अब क्या करेगा? 2 खरीद लेगा और भी लोगों से मंगाएगा। और ये जूते की बात केवल नहीं है, और भी वस्तुओं की है। तो हमारा आयात क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। हमारा आयात यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बात डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ी सी एक बात मैं आपको और समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि मुद्रा का कमजोर होना, ध्यान रखिए, ये सब लिखवाऊंगा मैं, इधर लिखा हुआ है बट थोड़ा समझ लें कि मुद्रा का कमजोर करने का जो तरीका है, कमजोर होना और मजबूत होना, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो इसको सरकार कर सकती है प्रबंधित विनिमय दर के सहारे। विनिमय दर अब आज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, विनिमय दर एक्सचेंज रेट आप देखेंगे, एक तो मैनेज्ड होता है, प्रबंधित होता है जो सरकारें कर देती हैं, बट अभी तो ये लगभग न के बराबर ही होता है। फिर भी कुछ चाइना जैसे देश, अमेरिका लगातार बोलता रहता है कि इंडिया चाइना ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो सरकार कर सकती है या फिर बाजार की शक्तियों द्वारा हो सकता है। अब बाजार की शक्ति क्या है? मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति, आपको पता है कि जिस चीज की आपूर्ति ज्यादा रहेगी वो सस्ता हो जाएगा, और जिस चीज का मांग ज्यादा रहेगा वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप कि मांग कम अगर रहेगी तो क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, और आपूर्ति अगर कम रहेगी तो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और मजबूत करने में भी यही चीज है, या तो सरकार करेगी, सरकार कर सकती है जो आज के समय में सही है, नहीं किया भी नहीं जाता। और दूसरा क्या है? आपूर्ति, मतलब बाजार की शक्तियां। दूसरा क्या है? बाजार की शक्तियां। 1 मिनट में इसको मिटा लूं फिर आपको समझाता हूं। दूसरा क्या है? बाजार की शक्तियां। बाजार की शक्तियां फिर वही मांग आपूर्ति। जिस चीज का मांग ज्यादा है वो महंगा रहेगा, और जिस चीज का मांग कम है वो सस्ता रहेगा। जिसकी आपूर्ति ज्यादा है वो सस्ता रहेगा, जिसकी आपूर्ति कम है वो महंगा रहेगा। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब जो हम पढ़ेंगे आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए, भारतीय रुपए का कमजोर होना, कमजोर होने का मतलब मैं अभी तक प्रॉपर समझा दिया हूं। आपको अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से पीछे जाके देख लीजिएगा। $1 बराबर अगर 40 रुपए है, लेकिन $1 बराबर 50 रुपए हो जाए तो इसको हम बोलेंगे कमजोर हो गया रुपया, क्योंकि अब 50 रुपए मिलके $1 खरीद पाएंगे, पहले 40 रुपए मिलके $1 खरीद रहे थे, तो रुपए कमजोर हो गया। एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब ये 2 प्रकार से संभव है। 2 प्रकार से कैसे संभव है? मैं थोड़ा पेन बदल लूं। 2 प्रकार से संभव है। एक तो सरकार द्वारा जानबूझकर, जो प्रबंधित
या मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में होता है। इसी दिन एक्सचेंज रेट में हम लोग बात करेंगे तो उसको भी देख लेंगे, क्योंकि मैं पूरा अगर इसको पढ़ाने लगूं तो डेफिनेटली अपने आप में ही 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा ये। तो सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाए, और दूसरा है बाजार की शक्तियों द्वारा, जो ही समझाया मैं आपको। सरकार अगर जानबूझ के करेगी अपने मुद्रा को कमजोर, या भारतीय परिदृश्य में अगर रुपए को कमजोर, तो उसका नाम होता है अवमूल्यन। इंग्लिश में आपको क्या इसको बोलना है, डिवैल्यूएशन। और ये मैं आपको रूपरेखा में ही बता चुका हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हूं। अवमूल्यन क्या होता है, इसका मतलब सरकार या सरकारी प्राधिकरण। सरकारी प्राधिकरण हमारे यहाँ कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक, यही करता है। तो सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर अपने मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कम कर दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं अवमूल्यन। और दूसरा क्या है, बाजार की शक्तियों द्वारा, मांग और आपूर्ति द्वारा। अगर मांग और आपूर्ति किसी कारणवश रुपए की मांग खूब बढ़ जाए तो रुपए मजबूत हो जाएगा। किसी कारणवश रुपए की मांग एकदम ही ना हो और आपूर्ति खूब ज्यादा हो तो रुपए सस्ता हो जाएगा। तो इस कारण अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हैं विमूल्यन। और विमूल्यन को हम बोलते हैं क्या, डेप्रीसिएशन। इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो ये बात आप समझ गए। परिभाषा वैसे ही देंगे कि जब बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं आपूर्ति के कारण किसी देश की मुद्रा मजबूत या कमजोर होती है, किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो उसको हम विमूल्यन कहते हैं। अब अवमूल्यन के कारण क्या है, अवमूल्यन सरकार जब जानबूझ के करती है उसको अवमूल्यन बोलते हैं। तो मैं अवमूल्यन का कारण बता रहा हूं, अभी ध्यान रखिएगा। अवमूल्यन का कारण समझिए, व्यापार घाटा को कम करना। अगर सरकार को अपने व्यापार घाटा को कम करना है तो वो अवमूल्यन कर देगी। चीन अक्सर ऐसा करता है। अगर वो अवमूल्यन कर दे, पहले तो खूब करता था, अभी भी उस पर आरोप लगते रहते हैं। तो अवमूल्यन कर देगा तो निर्यात बढ़ जाएगा, अभी समझाया मैं आपको। निर्यात बढ़ जाएगा, आयात कम हो जाएगा, तो उसकी ज्यादा चीजें क्या होंगी। व्यापार घाटा मतलब क्या हो रहा है कि उसके यहाँ आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात ज्यादा कम हो रहा है। अब निर्यात ज्यादा होगा तो उसके पास विदेशी पैसे, फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा आने लगेगा। तो विदेशी डॉलर अगर उसके पास ज्यादा आने लगा तो उसका व्यापार घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु, मतलब निर्यातकों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा मिल जाएगी ना। अभी देखें कि अवमूल्यन करते हैं हम, तो अवमूल्यन करने के बाद क्या होता है, निर्यात बढ़ जाता है। मतलब आपका जो निर्यातक हैं उनकी वस्तुएं सेवाएं क्या होती हैं, प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं, सस्ते कीमतों पर मिलने लगती हैं। उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को रोकने हेतु, क्योंकि जब निर्यात बढ़ जाएगा तो विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, गिरेगा नहीं। आयात जब करते हैं तब विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, गिरता है। उसके बाद बात है आर्थिक संकट या वित्तीय स्थिरता के समय। अगर आर्थिक संकट कोई आया है या वित्तीय स्थिरता, तो उस समय किया जाता है ताकि आपका फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन रहे, आप आयात जो कर रहे हैं उसको बनाए रख सकें। तो जैसे भारत में आप देखते हैं कि 1991 में 2 बार किया गया, ये 1966 में एक बार किया गया, 1949 में एक बार किया गया, वो आगे अभी हम देखेंगे। तो 1991-90 के आसपास, आपको पता है 90-91 के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी। और उस समय हमने सोना रख के हमने भी आईएमएफ से पैसा भी लिया था, और हमने अपने मुद्रा का क्या किया था, अवमूल्यन भी किया था ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके। अब अगले बात पे आते हैं कि विमूल्यन के कारण क्या है। विमूल्यन के कारण इसलिए समझेंगे क्योंकि विमूल्यन के लिए आपको पता है कि ये बाजार की शक्तियों द्वारा होगा, इसमें सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं करती है। तो विमूल्यन कारण क्या है, व्यापार घाटा। अगर आपका व्यापार घाटा हो रहा है, अर्थात आप निर्यात कम कर रहे हो, आयात ज्यादा कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका मुद्रा कमजोर होगा। पूंजी बहिर्वाह, अगर मान लीजिए कि आपके देश से लोग आके अपनी पूंजी जो लगाए हुए हैं वो लेके जा रहे हैं, जब पूंजी लेके जा रहे हैं तो उस समय क्या हो जाएगा, रुपए पूंजी लेके जाएंगे तो जैसे डॉलर में ले जाएंगे, तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी और रुपए की आपूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए रुपए की आपूर्ति बढ़ी और डॉलर की मांग बढ़ी, तो उस समय भी मुद्रा क्या होता है, रुपए कमजोर हो जाएगा। अन्य देशों की तुलना में कम ब्याज दरों का होना। अगर हमारे देश में कम ब्याज दरें हैं तो निवेशक हमारे यहाँ के निवेश नहीं करेंगे, चाहे एफडीआई, एफपीआई जो इस टाइप का निवेश कर रहे हैं वो कम निवेश करेंगे, खासकर एफपीआई वाले। तो जब कम निवेश करेंगे तब भी हमारे यहाँ क्या होगा,
मुद्रा कमजोर होगी। कमजोर आर्थिक प्रदर्शन, अगर हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर तरीके से प्रदर्शन कर रही है, जीडीपी सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है, सेक्टर्स हमारे ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उस समय भी क्या होता है, मुद्रा कमजोर हो जाती है। उच्च मुद्रा स्फीति से मुद्रा की क्रय शक्ति का कम होना। अगर मान लीजिए खूब मुद्रा स्फीति है आपके देश में, तो मुद्रा स्फीति जब बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि मुद्रा स्फीति जब भी बढ़ती है तो वो मुद्रा की कीमत को कम कर देती है, मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर देती है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी तब भी मुद्रा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, पीटी में कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। अब आगे आ रहा है प्रभाव। क्या इसका इफेक्ट होता है अर्थव्यवस्था पर? तो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव होता है, निर्यात में वृद्धि होगी, पहले ही समझा दिया मैं आपको। आयात में कमी हो जाएगी, विदेशी निवेश आएंगे, विदेशी निवेश ज़्यादा आएंगे। क्यों विदेशी निवेश आएगा? क्योंकि कम पैसा लेकर आएंगे, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कमज़ोर का मतलब समझ ही गए हैं आप कि $1 बराबर 40 नहीं 50 हो गया है अब। तो निवेशक इसलिए आएंगे कि $1 ले चलेंगे, हमको ₹50 यहाँ मिल जाएगा। बाद में फिर जब यहाँ पे ये मजबूत होगा तो उस समय हम देखेंगे कम पैसा देके और डॉलर ले लेंगे। तो इसलिए निवेश बढ़ जाता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग जिसको घूमने का मन है वो क्या करेगा, $1 लेकर आएगा, ₹50 यहाँ मिलेगा। तो ₹50 मिलेगा तो फिर ज़्यादा उनको फायदा हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ लोग पर्यटक ज़्यादा आने लगेंगे, पर्यटन बढ़ जाएगा, इसलिए इसको फायदेमंद भी माना जाता है। घरेलू उद्योग को समर्थन मिलेगा। घरेलू उद्योग को समर्थन क्यों मिलेगा? क्योंकि आयात कम हो जाएगी, और जब आयात कम होगा तो घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ निर्यात में वृद्धि भी हो रही है। तो दोनों तरीके से क्या होता है, घरेलू उद्योग को समर्थन मिल जाता है। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है। मुद्रा स्फीति क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आयात आपका कम हो रहा है, और सारी वस्तुओं का उत्पादन तो हम कर नहीं पाते हैं, न सारी वस्तुओं का कर पाते हैं, न सारी सेवाओं का कर पाते हैं। तो डेफिनेटली जब हम आयात नहीं करेंगे तो क्या होगा, आयात नहीं कर रहे हैं तो वस्तुओं सेवाओं की कमी होगी, और जब कमी होगी तो वो महंगे होंगे, महंगे होंगे तो महंगाई आ गई, मुद्रा स्फीति आ गई। अगला क्या होगा, विदेशी ऋण की कीमत बढ़ जाएगी। अगर विदेशों से हमने ऋण लिया है उसको चुकाना है तो ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर मान लो विदेशों से हमने $2 लिया है कर्ज, तो हमको कितना चुकाना पड़ेगा, पहले 80 चुकाना पड़ता, लेकिन अब कितना चुकाना पड़ेगा, 100 चुकाना पड़ेगा। तो विदेशी जो ऋण लिए हैं उसको चुकाने की लागत हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगला क्या है, निवेशकों में विश्वास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कि उथल पुथल चल रहा है अर्थव्यवस्था में, तो निवेशक थोड़ा कम विश्वास करते हैं, और जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है। जीवन यापन की लोगों की लागत क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है, और मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी मतलब सामान वस्तुएं सेवाएं महंगे हो जाएंगे, वस्तुएं और सेवाएं महंगे होंगे तो जीवन यापन की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये पूरा मैंने एक पेज में ही समराइज कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से इसको पढ़िएगा। इस एक पेज से आपको कमजोर होने वाली प्रक्रिया पूरी समझ में आ जाएगी। अब बात करते, अच्छा थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए कि भारत में अवमूल्यन किया गया है। कब कब किया गया है, मैं ये बाजार की शक्तियों वाले तो हो ही रहे हैं, जैसे अभी हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि बाजार की शक्तियों से हो रहा है, मांग आपूर्ति कारण हो रहा है। लेकिन सरकार जानबूझकर जो की है 1949 में की है, जब पर्याप्त कोष नहीं था भारत सरकार के पास, 1966 में की, जब चाइना से एक तो युद्ध हुआ था, उसके अलावा भी हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी, सूखा पड़ा था, बहुत समस्याएं थी, इसलिए किया गया। 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो 3 दिन में 2 बार किया गया, 1 जुलाई को किया गया और 3 जुलाई को किया गया। तो ये फैक्ट भी आप दिमाग में रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि भारतीय रुपए का मजबूत होना क्या है। तो भारतीय रुपए का मजबूत होना तो मैंने आपको पहले समझा दिया। यहाँ फिर एक एग्जांपल लिख दिया हूं कि $1 बराबर 60 रुपए है, मतलब 60 रुपए देकर $1 मिल रहा है। मजबूत होने का मतलब क्या है कि अब 40 रुपए देकर $1 ले रहे हैं, मतलब हमारा रुपए मजबूत हो गया। अब 40 हमारा रुपए $1 की बराबरी कर ले रहा है, जबकि 60 मिलके पहले 1 की बराबरी कर रहे थे, और इसलिए हमारा रुपए क्या हो गया, मजबूत हो गया। ये मैं आपको पहले इसलिए समय लगाकर समझाया था। अब ये 2 प्रकार से संभव है।
सरकार द्वारा जानबूझकर, सरकार जानबूझ के ही करे, या सरकार का प्राधिकरण आरबीआई जानबूझकर ऐसा करे, या फिर बाजार की शक्तियों द्वारा हो। जानबूझकर जब करेंगे तो इसको पुनर्मूल्यन बोलेंगे, और पुनर्मूल्यन को बोलते हैं रीवैल्यूएशन इंग्लिश में। और बाजार की शक्तियों द्वारा मांग आपूर्ति से हो रहा है तो उसको हम अभिमूल्यन या अधिमूल्यन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। अब पुनर्मूल्यन का कारण क्या है? पुनर्मूल्यन जब मैं बोलूँगा तो सरकार जो जानबूझ के कर रही है, दो महत्वपूर्ण कारण मैंने लिखा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना रहे। मुद्रास्फीति अगर हो गई है किस कारण? कि हमारे यहाँ वस्तुएं सेवाएं कम हैं, वस्तुएं और सेवाएं हमारे पास कम हैं, और इस कारण उनकी मांग ज़्यादा हो गई है और मुद्रास्फीति आ गई है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला काम कर देंगे तो हमारा आयात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आयातित वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी, आयात बढ़ जाएगा, वस्तुएं और सेवाओं की अधिकता हो जाएगी, पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि इससे आयात आसान हो जाता है, निर्यात टफ हो जाता है, पहले समझा चुका हूं। विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिए अगर विदेशी निवेशकों को बुलाना है और विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना है तो उसके लिए भी ये काम किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि कितना कमज़ोर और कितना मजबूत होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। बहुत तेज़ी से अगर फ्लक्चुएट होता है तो फिर इसको बुरा माना जाता है, अस्थिर बाजार माना जाता है, अस्थिर अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अगला क्या है, अधिमूल्यन के कारण। अधिमूल्यन के कारण क्यों रहेगा? कि तो बाजार की शक्तियों द्वारा है। तो विदेशी निवेश में वृद्धि हो जाए, विदेश से लोग डॉलर ले लेकर आए हमारे यहाँ और बोले कि हमारा ये निवेश करो, रुपए में करेंगे यहाँ निवेश, तो रुपए की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डॉलर को परिवर्तित करेंगे रुपए में, तो रुपए की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसलिए क्या हो गया, जो हमारा रुपए है वो मजबूत हो गया। मांग जिसका बढ़ेगा वो मजबूत हो जाएगा। व्यापार अधिशेष हो जाए, अर्थात निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो। तो निर्यात ज़्यादा हम कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि रुपए की जो ये निर्यात वाले जो हैं उनको रुपए चाहिए। कोई निर्यात, अगर हम यहाँ से निर्यात कर रहे हैं तो रुपए किसी के पास रहेगा तो वही लेगा ना, तो रुपए की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रुपए की मांग बढ़ जाएगी तो उससे भी ये हो जाएगा। और उच्च ब्याज दरें, अगर हमारे यहाँ ब्याज दरें ज़्यादा हैं तो ज़्यादा निवेशक आकर्षित होंगे, और ज़्यादा लोग अगर आएंगे तब भी संभव है कि हमारा मुद्रा क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, और मजबूत मुद्रा हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कारण हो गए। अब आगे चलते हैं, प्रभाव इसका क्या है। तो निर्यात कम हो जाएगा, आयात बढ़ जाएगा, शुरू में ही समझा दिया। उसके बाद क्या है, तो मुद्रास्फीति कम होगी इससे, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का आयात होगा पर्याप्त मात्रा में, तो मुद्रास्फीति कम हो सकती है सस्ते आयात के कारण। विदेशी ऋणों का भुगतान करना आसान हो जाएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि पहले $1 लिए थे तो 60 रुपये देना पड़ रहा था, अब $1 के बदले में 40 रुपये ही देना पड़ेगा। तो जो हम विदेशों से ऋण लिए हैं उसका ब्याज और मूलधन दोनों चुकाना हमारे लिए पहले से आसान हो जाएगा, तो ये फायदा है। और क्या है, बाहर के लोग द्वारा पर्यटन। देखो, बाहर के लोगों द्वारा भारत में पर्यटन अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पहले वो $1 लेकर आते थे, 60 रुपये पाते थे तो खूब घूमते थे, लेकिन अब $1 लेकर आएंगे, 40 रुपये पाएंगे तो बोलेंगे अभी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि कम पैसा मिल रहा है। लेकिन भारत के लोग बाहर जरूर जाएंगे, क्योंकि पहले वो 60 रुपये लेकर जाते थे घूमने तो $1 मिलता था, अब मात्र 40 रुपये लेकर जाएंगे तभी $1 मिल जाएगा। इसलिए भारत के लोग तो बाहर जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन बाहर से लोग भारत घूमने कम आएंगे, मतलब हमारे यहाँ पर्यटन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वही बात यहाँ लिखा है कि बाहर के लोग द्वारा पर्यटन कम होगा, भारतीय लोगों द्वारा अन्य देशों में पर्यटन बढ़ेगा। निवेश को विश्वास में कमी आएगी। अब ये तो होना ही है, जब उथल पुथल होगा तो निवेशकों के विश्वास में कमी आएगी और आर्थिक अस्थिरता का ये संकेत देगा। तो इस तरीके से हमने एक ही पेज में पूरा समराइज कर दिया है। और ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार जानबूझकर कभी, जिसको हम बोलते हैं क्या, पुनर्मूल्यन, कभी भी पुनर्मूल्यन नहीं की है। भारत सरकार अब तक स्वतंत्रता के बाद कभी भी पुनर्मूल्यन नहीं की है,
लेकिन ये जो बाजार की शक्तियों द्वारा अधिमूल्यन या अभिमूल्यन है, ये तो होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो ये होता रहता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आप समझ गए हैं तो इन दोनों का मैं यहाँ पे अंतर दिया हूँ, इस अंतर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से जूम करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको बॉल टू बॉल फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको समझा दिया है। ये क्विक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके बीच में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद देखिए, विगत वर्ष 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था इसी से कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, और बाकी पढ़िएगा, जो मैंने पढ़ाया है उससे ही आराम से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। और फिर मैंने एक अभ्यास प्रश्न यहाँ दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिएगा। इसको भी आप जो मैं पढ़ाया हूँ उससे आराम से हल कर सकते हैं। अर्थात जितनी बातें मैंने बोला है इसमें, इतना अगर आपने सुना है और इसको रिवाइज कर लें तो आप इन 4 अवधारणाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आराम से कर पाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है, देख सकते हैं आप, स्पष्ट यहाँ लिखा है कि IIFL फाइनेंस, ये एक वित्तीय कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ने राइट इशू से 1272 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और यही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी गई है, तो हम देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए, राइट इशू टॉपिक है, संदर्भ या चर्चा में क्यों है, तो क्यों चर्चा में है ये, तो हाल ही में IIFL फाइनेंस जो एक वित्तीय कंपनी है ने बिजनेस ग्रोथ के लिए राइट इशू के जरिए 1271 करोड़ रुपए जुटाए। और राइट इशू के जरिए पूंजी जुटाने का निर्णय 4 मार्च को RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद लिया गया है। प्रतिबंध RBI ने इस पर लगा दिया था, जिसमें पर्यवेक्षित चिंताओं के कारण NBFC फर्म को, क्योंकि NBFC है एक गैर वित्तीय संस्थान है, को स्वर्ण ऋण वितरित करने से रोक लगा दी गई थी। उसके बाद पहली बार इसने ये जारी किया है। आपको पता है कि कोई भी कंपनी है, वो कंपनी अगर उसको अगर वित्त चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, तो वो या तो बॉन्ड जारी करती है या डिबेंचर बोल सकते हैं आप, डिबेंचर जारी करती है, ऋण पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, ऋण पत्र जारी करती है, या फिर इक्विटी शेयर जारी करती है। तो ध्यान रखिएगा, शेयर के कई प्रकार होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होता है, और भी कई इक्विटी, कई प्रकार के शेयर होते हैं, वो कभी अन्य दिन हम बात करेंगे। और पीछे इसी वीडियो श्रृंखला के किसी लेक्चर में मैंने आपको समझाया भी है ये, तो वहाँ से आप रिवाइज करिएगा, उसका लिंक भी मैं डलवा दूंगा। तो ये शेयर है, ध्यान रखिएगा कि राइट इशू एक प्रकार का शेयर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं कि राइट इशू क्या है। तो राइट इशू क्या है, देखिए, राइट इशू एक वित्तीय प्रक्रिया है, या वित्तीय प्रपत्र भी बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों, उस कंपनी के जो अभी के शेयर धारक हैं, वर्तमान में मौजूदा शेयर धारकों को उनके द्वारा धारित वर्तमान कंपनी के शेयरों के अतिरिक्त, जो अभी जितने शेयर वो लिए हैं, उन शेयरों के अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार, लेकिन उन पर बाध्यता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, देती है। खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, लेकिन पहले उन्हीं को चॉइस दिया जाएगा। और ये एक निश्चित समय अवधि में और छूट पर प्रदान किया जाता है। जो बाजार रेट पर दिया जाता है उससे कुछ छूट पर दिया जाता है, लेकिन एक निश्चित समय अवधि के अंदर ही ये करना होता है। तो क्या समझे आप कि राइट इशू एक प्रकार का वित्तीय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कोई कंपनी अपने वर्तमान शेयर धारकों को जो शेयर अभी वो रखे हैं उन शेयर के अतिरिक्त अन्य शेयर खरीदने का पेशकश करती है। और लेकिन ये शेयरधारकों पर अनिवार्य नहीं है, बाध्य नहीं है, चाहे तो वो खरीद सकते हैं, चाहे तो वो नहीं खरीद सकते हैं। और ध्यान रखना है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर करना होता है, और
वही शेयर अगर वो मार्केट में निकालता, कंपनी निकालती, थोड़े महंगे होते, इनके लिए छूट पर ये दिया जाता है। तो राइट इशू समझ गए हैं आप। अब बात आती है कि राइट इशू से संबंधित मुख्य बिंदु। यहां जो बातें हैं इसी को समझ लेते हैं कि मौजूदा शेयर धारक मतलब क्या है। तो यह ऑफर केवल उन्हीं को दिया जाता है जो पहले से कंपनी के शेयर खरीदे रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का, राउच स्टडी सर्कल का, अगर मान लीजिए मैं शेयर खरीदा हूं, तो जब भी शेयर निकलेगा अगर राइट इशू, तो पहले मौका मुझे दिया जाएगा कि आप खरीदिए, तो मैं मौजूदा शेयर हूं। अतिरिक्त शेयर खरीद शेयर धारकों को कंपनी में अपने स्वामित्व हिस्से को बढ़ाने के लिए अधिक शेयर खरीदने का अवसर दिया जाता है। जितने शेयर रखे हो उसके अलावा और शेयर खरीद लो तो आपका स्वामित्व कंपनी में बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि शेयर इक्विटी स्वामित्व देता है कंपनी का, और जो डिवेंचर होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, वो स्वामित्व नहीं देते हैं। छूट मूल्य क्या है? नए शेयर मौजूदा बाजार मूल्य से कम मूल्य पर पेशकश किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, जो इसे शेयर धारकों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बनाते हैं। ये मैं पहले आपको समझा दिया। अनिवार्य नहीं, अर्थात चाहे तो वो खरीद सकते हैं, चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको दिमाग में रखना है कि चाहे तो वे अपने अधिकार को अन्य इच्छुक पार्टियों को भी बेच सकते हैं। तो वो चाहे तो अपने किसी क्लोज व्यक्ति को भी वो शेयर दिला सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये उन पर, उनके विवेक पर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए राइट इशू राइट इशू के संदर्भ में जारीकर्ता जो कंपनी जारी कर रही है और जो शेयर धारक जो खरीद रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या है। तो पहले जारीकर्ता के लिए देखते हैं, अर्थात कंपनी के लिए देखते हैं। सकारात्मक पहलू क्या है? पूंजी जुटा पाती है, वो बहुत आसानी से पूंजी जुटा पाती है, और उन्हीं शेयर धारकों से जो पहले से उसके शेयर धारक हैं। तो नए शेयर धारकों को जोड़ना नहीं है, और जो शेयर धारक हैं उन्हीं से आसानी से वो ऋण लाभ मतलब प्राथमिक पूंजी जुटाने में सहायक है, और इस पूंजी का इस्तेमाल वो अपने कंपनी के विस्तार में, ऋण चुकाने में, नई परियोजनाओं के वित्त पोषण इत्यादि में कर सकती है। आगे आता है नियंत्रण बनाए रखने में। नियंत्रण बनाए रखने का मतलब क्या है कि जो अभी शेयर हैं वही सारे शेयर रहेंगे, तो कंपनी का नियंत्रण जो पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। लागत प्रभावी, तो कंपनी के लिए लागत प्रभावी है। क्यों लागत प्रभावी है कंपनी के लिए? क्योंकि कंपनी अगर बाजार में जब अपना शेयर जारी करती तो उसको और भी कई प्रकार के कॉस्ट लगते हैं। ये आप पढ़े होंगे, शेयर मार्केट जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे शेयर जारी करने के लिए अंडर राइटिंग की जरूरत पड़ती है, और भी तमाम प्रकार के रेड प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। वो सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, तो कंपनी को कम लागत में ही राइट इशू जारी करती है, तो सस्ता, इसलिए वो सस्ता बेचती भी है। तो लागत प्रभावी कंपनी के लिए हो जाता है। नकारात्मक पहलू कंपनी के हिसाब से क्या है? स्वामित्व का कमजोर होना। डेफिनेटली जब कुछ और शेयर आएगा तो जो खरीदेगा उसका शेयर बढ़ेगा ना, तो जो ज़्यादा खरीद लेगा उसका शेयर ज़्यादा हो जाएगा, जो नहीं खरीदा उसका शेयर कम हो जाएगा, तो स्वामित्व में बदलाव आ जाएगी। अगला क्या है? नकारात्मक संकेत। कई बार इसको देखकर लोग शेयर बेचना शुरू कर देते हैं कि यार कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं कि घाटे में जा रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं है। तो ये क्या करता है, राइट इशू को कभी कभी बाजार द्वारा वित्तीय कमजोरी के संकेत के रूप में देखा जाता है कि कंपनी के पास तो पैसा ही नहीं है, और जिससे संभावित रूप से कंपनी के शेयर की कीमत में क्या आता है, गिरावट आ जाता है। और अनिश्चित स्वीकृति, अर्थात इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सभी शेयर धारक शेयर को खरीदें ही, और जब सभी लोग शेयर नहीं खरीदेंगे तो कंपनी जिस उद्देश्य से राइट इशू जारी की थी वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो ये कंपनी के दृष्टिकोण से सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम शेयर धारकों या निवेशकों के संदर्भ में देखते हैं। सकारात्मक पहलू फिर नकारात्मक पहलू देखेंगे। सकारात्मक पहलू क्या है कि छूट मूल्य पर खरीदारी होती है, उनको नए शेयर उसी कंपनी का मिल जाते हैं छूट पर। दूसरा, शेयर धारिता को बनाए रखना। अगर वो पर्याप्त मात्रा में शेयर खरीद लेते हैं छूट मूल्य पर तो उनकी शेयर धारिता क्या रहेगी, बनी रहेगी।
और लाभ की संभावना रहेगी। लाभ की संभावना क्यों? क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि छूट पर मिल रहा है शेयर, और आने वाले समय में अगर शेयरों की कीमत बढ़ जाती है तो उनको अच्छा खासा लाभ हो जाएगा। तो ये उनके पहलू से, शेयर धारकों के पहलू से सकारात्मक पहलू हैं। अब नकारात्मक देखते हैं। स्वामित्व का कमजोर होना। जो कम खरीदेगा उसका तो स्वामित्व कम हो गया, उसका तो हिस्सा कम हो गया। जो ज़्यादा खरीदा उसका हिस्सा ज़्यादा हो गया। उसके बाद नगद खर्च। भाई कंपनी को तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ऐसे शेयर बना दे रही है कम पैसे में, लेकिन इन लोगों को शेयर खरीदने के लिए नगद पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उधारी पे इनको मिल रहा है, छूट पे मिल रहा है, लेकिन पैसा नगद में खर्च करना पड़ेगा। और अनिश्चित लाभदायकता। अगर किसी कारणवश कंपनी का शेयर की कीमत घट गई तो और जो पहले खरीदे थे वो तो था ही, ये खरीदे ये भी क्या हो जाएगा, पैसा नुकसान में चला जाएगा। इसलिए लाभ की कोई गारंटी रहती नहीं है, नुकसान भी हो सकता है अगर मूल्य बढ़ेगा नहीं तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। दोनों के परिप्रेक्ष्य से हमने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देख लिया। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या है? राइट इशू कंपनी को पूंजी जुटाने और साथ ही संभावित रूप से नियंत्रण बनाए रखने में और मौजूदा शेयर धारकों को पुरस्कृत करने का एक तरीका प्रदान करता है। सस्ते छूट पर शेयर दे रहा है, लेकिन जब भी ये काम किया जाए तो कंपनी और शेयर धारकों को दोनों को निर्णय लेने से पहले स्वामित्व के संभावित कमजोर होने और कंपनी के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर, कि कंपनी ऐसा तो नहीं कि कहीं गड्ढे में जाने वाली है, पर सावधानी पूर्वक विचार करके ही ये काम किया जाना चाहिए, दोनों के ही दृष्टिकोण से। तो ये बात हुई। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं। तो यह है वर्ष 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 3 कथन दिया था, उसमें से कूट बना के पूछा था। तो वैसा ही पूछ सकता है आपसे कभी कि राइट इशू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अभी जो मैंने पढ़ाया उससे आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हल करने का जरूर प्रयास करिएगा। हम चलते हैं अगले खबर की तरफ। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हमारा आज का अगला खबर है, देख सकते हैं आप किससे, तो एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे। तो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसको VIX बोलते हैं, चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 20 के क्रिटिकल स्तर से भी ऊपर चला गया। मतलब इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी है। और जो भारत के शेयर बाजार में बढ़ती वोलेटिलिटी अर्थात अस्थिरता का संकेत देता है। इसका मान ज़्यादा रहता है तो अस्थिरता का संकेत देता है, इसका मान कम रहता है तो स्थिरता का ये संकेत देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं बात आपको और बता दूं कि इसको जारी करता है कौन? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा इसको जारी किया जाता है। यही इसको नियंत्रण भी करता है, इसका यही बनाता है, यही जारी करता है। थोड़ा और आपको जान लेना है इसके बारे में कि इसका कोई एग्जैक्ट न्यूनतम अधिकतम मान नहीं है, ध्यान रखिएगा। ना कोई न्यूनतम मान है, ना कोई इसका अधिकतम मान है। अब मान लीजिए साल भर इसका मान 10 रहा, अचानक इसका मान 15 हो जाए तो हम बोलेंगे कि अब इसका मान बढ़ गया है। साल भर इसका मान 10 रहा, अचानक इसका मान 8 हो गया तो हम बोलेंगे इसका मान क्या हो गया है? कम हो गया है। मतलब फिक्स, जैसे मानव विकास सूचकांक है 0 to 1, ऐसे इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कि इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है। देखिए, भारत या इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स या इंडिया VIX भी बोलते हैं इसको, जिसे कभी कभी निफ्टी VIX भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी इसको जारी करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक सांख्यिकी माप है जो अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए, आने वाले एक महीने के लिए 50 इंडेक्स में, निफ्टी 50 इंडेक्स में अस्थिरता के बारे में बाजार की उम्मीदों को दर्शाता है। अब ये निफ्टी 50 क्या होता है? तो आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है,
नेशनल एनएससी है, निफ्टी है 50। तो ये लोग क्या करते हैं, उसमें जो 50 कंपनियां हैं सबसे बड़ी बड़ी, या आप स्टॉक एक्सचेंज में पढ़े होंगे, केवल उनके देखकर उनके शेयरों को ये बताता है कि इनके शेयर ऊपर जाने वाले हैं, इनकी कीमतें, या फिर नीचे जाने वाली हैं। तो ये ध्यान रखना है। बाजार स्थिरता क्या है और स्थिरता क्या है? यह शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव या बदलाव को संदर्भित करता है। अगर शेयर की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो हम बोलेंगे बाजार अस्थिर है। एक अत्यधिक अस्थिर बाजार में, अस्थिर बाजार रहेगा तो जो मूल्य रहेंगे बहुत तेजी से बदलते हैं, और कम स्थिर अगर बाजार रहेगा तो मूल्यों में बदलाव बहुत धीरे होता है। और इसलिए स्थिर बाजार होना आवश्यक है, और स्थिर बाजार सही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है निफ्टी 50 क्या है। तो यह भारत में एक प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी पर सूचीबद्ध 50 सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। आप स्टॉक एक्सचेंज जब पढ़ेंगे या पढ़े होंगे स्टैटिक में, तो आपको पता है कैसे वो काम करते हैं। उस पर लिस्टेड सारी कंपनियों का वो सूचकांक नहीं निकाला जाएगा, कुछ जो महत्वपूर्ण कंपनियां होती हैं उनका सूचकांक निकाला जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी 50 का। और स्थिरता की उम्मीद का मतलब क्या है? तो इंडिया वोलेटाइल जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 के वास्तविक भविष्य के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी ये नहीं करता है कि वास्तविक रूप से बढ़ेगा या घटेगा, बल्कि इससे संभावित अस्थिरता के प्रति बाजार की धारणा का आकलन करता है कि इससे बाजार में लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे अपनी प्रतिभूतियों को, ये बताता है। कार्य प्रणाली इसकी कैसी रहती है? तो इसकी गणना निफ्टी 50 पर जुड़े ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लाइव कोटेशन के आधार पर होता है। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो आप पढ़ेंगे फॉरवर्ड और ऑप्शन। ऑप्शन मतलब ये होता है कि आप पहले से ही कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी चीज़ के क्रय विक्रय के लिए, तो वो ऑप्शन होता है। तो अब पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, किसी अन्य दिन फिर न्यूज में रहेगा तो उस दिन मैं आपको फॉरवर्ड और ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ कि निश्चित तिथि तक निश्चित मूल्य पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार बाध्यता के बिना, बाध्य नहीं होना है इसमें, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट संविदा। इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कीमतें भविष्य में निवेश के क्रय करने की धारणा से प्रभावित होती हैं। लोग भविष्य में अगर खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, लोग खरीदना नहीं चाहते हैं तो घट जाती है। अर्थात लोगों के विचारधारा से, खरीदने और बेचने के विचारधारा से इनकी कीमतें घटती या बढ़ती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर वोलेटाइल इंडेक्स जो है उसका मान उच्च है तो बाजार अत्यधिक अस्थिर है। अस्थिर बाजार सही नहीं होता है, कीमतें बहुत तेजी से बदलेंगी इसमें। और अगर निम्न है तो अगले 30 दिनों, यहाँ भी अगले 30 दिनों की ही बात है क्योंकि 30 दिनों तक का ही ये बताता है। निफ्टी 50 के स्थिर रहने की संभावना है, मतलब वहाँ पर सब कुछ स्थिर रहेगा, कीमतें बहुत तेजी से नहीं बदलेंगी अगर कम है तो। निवेशकों के लिए VIX का महत्व क्या है? तो निवेशक अपने जोखिम का प्रबंधन कर सकते हैं। जब उनको लगेगा कि उच्च है तो फिर क्या करेंगे, वो उस हिसाब से अपना काम करेंगे जोखिम का आकलन करके, और अगर कम है तो उस समय उस हिसाब से काम करेंगे। निवेश हेतु निर्णय ले पाएंगे कि निवेश रणनीति निर्माण में सहायक रहेगा। ये उच्च है तो कम निवेश करेंगे और स्थिर है, और निम्न है तो अधिक निवेश करेंगे क्योंकि स्थिर है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी सीमाएं क्या हैं? तो ये अस्थिरता की संभावना का प्रदर्शन करता है, ये नहीं बताता है कि बाजार की दिशा, अर्थात बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये एकदम एक्यूरेट नहीं बताता है, संभावना बताता है। और दूसरा क्या है, ये अल्पकालिक फोकस के करता है, केवल 30 दिनों के लिए ही करता है। तो लॉन्ग टर्म में कोई रणनीति आप नहीं बना सकते हैं, इससे आप रणनीति हमेशा शॉर्ट टर्म में 30 दिनों के लिए ही बना सकते हैं। तो ये इसकी सीमाएं हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, विगत वर्ष 2016 में प्रश्न पूछा गया था, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है, निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की? तो ये थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, 16 में आया है,
अब यूपीएससी ने पैटर्न भी बदला है, तो मैं थोड़ा सा पैटर्न बदल के ही नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अभ्यास प्रश्न दे रहा हूं, उसको हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए ये है प्रश्न, इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल जरूर करिएगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आज के सेकेंड लास्ट खबर पे, जो क्या है देख सकते हैं कि बैंक उधारी स्पष्टता की मांग करे एआरसी। और यहां है एआरसी के कामों में पर्यवेक्षी चिंताएं। क्या है न्यूज में देखिए, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, इसी को एआरसी बोलते हैं। संदर्भ या चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में एआरसी में गवर्नेंस हाइफन प्रभावशाली समाधान की ओर विषय, ये एक विषय है, मतलब टॉपिक रख के विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में आरबीआई, जो हमारा इनका नियंत्रण संस्था है, जो इसको नियंत्रण में रखता है, आरबीआई ने एआरसी के कामकाज में पर्यवेक्षण संबंधी चिंताओं को रेखांकित किया है कि आप लोगों का पर्यवेक्षण सही तरीके से नहीं चल रहा है, ये चिंता व्यक्त किया है आरबीआई ने। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां क्या हैं। सबसे पहले क्या है समझें। तो देखिए बैंकों के पास एनपीए, जैसे कोई बैंकों से, यहां समझिए ये क्या है, कोई बैंक है, ये बैंक क्या किया, एक व्यक्ति को मान लीजिए उधार दिया ये, और एक संस्था को उधार दिया, लेकिन ये दोनों उधार को चुका नहीं रहे हैं। देखिए ये भी उधार को नहीं चुका रहा है, ये भी उधार को चुका नहीं रहा है। तो बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वो खराब हो जाती है, बैंक अक्षम हो जाता है, नए ऋण दे नहीं पाता है लोगों को, अर्थव्यवस्था में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये क्या करते हैं, बैड बैंक की तरह ये भी कार्य करते हैं, हालांकि बैड बैंक से थोड़े अलग होते हैं ये। आज हम बैड बैंक की बात वैसे करेंगे नहीं। तो एआरसी जो है क्या करती हैं, इससे जाकर बैंक से इन जो अशुद्ध ऋण हैं, इन ऋणों को खरीद लेती है, और खरीदने के बाद अपने हिसाब से, अपने तरीके से समझौता या कानूनी कार्यवाही कुछ भी करके क्या करती है, उन ऋणों को वापस लेके आती है। तो बैंक के पास कुछ पैसा भी आ गया, बैंक का बैलेंस शीट भी साफ हो गया, और इस तरीके से अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। तो समझिए क्या है, तो यह एक विशेषीकृत, अर्थात ऋण वसूली के लिए ही विशेषीकृत है। ये विशेषीकृत वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से उनके गैर पुनरुत्पादित आस्तियों, एनपीए क्या है मैं पहले से पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, इसी सीरीज में जरूर जाके देखिएगा। तो गैर पुनरुत्पादित आस्तियों, एनपीए या अशुद्ध ऋणों को, जो ऋण चुकाए नहीं जा रहे हैं, ये 90 दिन तक अगर आप मूलधन और ब्याज नहीं देते हैं तो एनपीए बन जाता है, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट बनता है, वो सब पढ़ा चुका हूं मैं। अशुद्ध ऋणों को खरीद कर उन्हें स्वयं द्वारा वसूल करने का प्रयास किया जाता है, जो भी समझाया मैं आपको। इसके कारण बैंकों, वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट को संकट से बाहर निकालने में मदद मिलती है। ये एनबीएफसी से भी ऋण खरीद पाते हैं और बैंकों से भी, लेकिन म्यूचुअल फंड जो संस्थान है उनसे नहीं खरीद पाते हैं। उनके लिए अभी बात चल रही है, संभवतः जल्दी ही वो म्यूचुअल फंड वाले ऋण भी खरीद सकते हैं। अब बताता है कि पंजीकरण इनका कैसे होता है। ध्यान रखिएगा, ये कंपनी तो है लेकिन इनका पंजीकरण सरफेसी एक्ट से होता है। सरफेसी अधिनियम का नाम क्या है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सरफेसी एक्ट 2002 के धारा 3 के तहत ये कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं, कंपनी अधिनियम से पंजीकृत नहीं है। नरसिम्हन समिति बनी थी 1998 में, आपको पता है कि नरसिम्हन समिति 2 बन चुकी थी बैंकिंग सुधार पर। ये दूसरी जो समिति 1998 वाली जो समिति इनकी है, इनके रिपोर्टों के आधार पर एनपीए की समस्या से निपटने के लिए इसकी सिफारिश की गई थी और ये इसका गठन हुआ। 2003 में ये पहली बार बनी थी। भारतीय नियम, इसका विनियमन कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक इसका विनियमन करता है। आरबीआई एक्ट 1934 से थोड़ा बहुत, और सरफेसी अधिनियम 2002 में इसके विनियमन की शक्ति किसको दी गई है, आरबीआई को। तो आरबीआई इसके तहत इनका विनियमन करता है। कार्य प्रणाली समझी गए आप कि ये जो बैंक अगर ऋण दिया और उस ऋण को लोग चुका नहीं रहे हैं
तो बैंक की बैलेंस शीट भी गड़बड़ होती है, बैंक अक्षम हो जाता है। तो ये जाते हैं बैंक से बार्गेनिंग करके कुछ छूट पर उसको खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना के उनसे पैसा लेते हैं। कई बार इसमें अनैतिक हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगले देखिए, ये जो मैंने यहाँ रखा है इसका सिर्फ एक मिनट, इसका सिर्फ एक मतलब है कि ये टोटल अभी जो मैं न्यूज पढ़ा उसमें अभी ये कितनी है टोटल, 24 या 27 है, शायद 24 है या 27, श्योर देख लीजिएगा आप। तो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ 13 का नाम आरबीआई के साइट से ही रखा है। तो नाम याद नहीं करना है, बस समझना है कि हाँ इनकी स्थापना हो चुकी है। यूपीएससी कभी पूछ लेगा कि अभी इनकी स्थापना नहीं हुई है, तो इनकी स्थापना हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका महत्व क्या है। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या महत्व है। तो बैंकों व वित्तीय संस्थानों की मदद करती हैं। कैसे? एनपीए उनका कम हो जाता है ये खरीद लेते हैं तो, और वो अपने मुख्य गतिविधि अर्थात लोन देने पर फिर से आ जाते हैं। कर्ज वसूली, अगर कोई व्यक्ति कर्ज वसूल नहीं कर रहा है तो उससे वो कर्ज वसूल लेती हैं और इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, क्योंकि नया पैसा आएगा, फिर वो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, फायदा होगा अर्थव्यवस्था को। आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। क्यों? कैसे? तरलता में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब वो ऋण वापस लेकर आएंगे तो तरलता बनेगी, ज़्यादा पैसा आ जाएगा। निवेशकों के विश्वास में कमी रहे, विश्वास बढ़ेगा कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं अगर हम कहीं खर्च करते हैं तो। म्यूचुअल फंड का ऋण, कोई अगर म्यूचुअल फंड से ऋण लेकर वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया, मान लीजिए एनबीएफसी वाला हो गया, बैंक वाला हो गया, बैंक में हम पैसा रख रहे हैं तो हमें पता तो रहे कि हाँ नहीं हमारा पैसा डूबेगा नहीं, तो निवेशकों का विश्वास बना रहेगा। सीमाएं क्या है? कर्जदारों पर ये दबाव डालते हैं, काफ़ी गाली गलौज वाला सिस्टम भी इनका है, काफ़ी परेशान करते हैं। और ऋण वसूली की गारंटी नहीं है, कई बार ऋण मिलता ही नहीं है, वसूल नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण इनको भी दिक्कत है। चुनौतियां क्या हैं इनके लिए? मूल्य निर्धारण में असमानता। अब मान लीजिए एआरसी बोल रहा है किसी ऋण को कि मैं इतने में लूंगा, बैंक बोल रहा है नहीं मैं ज़्यादा में दूंगा, तो इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन होने में, समझौता होने में काफ़ी देरी हो जाती है, उस ऋण को खरीदने में काफ़ी देरी हो जाती है। वित्त पोषण, इनको पैसा चाहिए और पैसा इनको बैंकों से मिल नहीं पा रहा है, ये भी दिक्कत है, फंड इनके पास नहीं है। उधारी जब जाएंगे लाने तो उसमें इनको पैसा लगेगा ना, मैन पावर लगेगा और भी बहुत कुछ लगेगा, तो उधारी की लागत पूरा करनी पड़ेगी इनको, पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा और फंडिंग की जोखिम है, इनको फंडिंग मिल नहीं पा रही है। नियामक व कानूनी बाधाएं, जटिल कानूनी ढांचा है और न्यायिक विलंब हो जाता है, क्योंकि इससे जुड़े जो मामले होते हैं वो जाते हैं किसमें? एनसीएलएटी में, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसमें जाता है। और ये ऑलरेडी इतने केस यहाँ जा चुके हैं कि ये आसानी से सुनवाई हो ही नहीं पाता है। नैतिक सरोकार है। नैतिक सरोकार क्या है? तो ये एआरसी मिलकर जो मूल कर्जदारों को ही कंपनी के नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं। जो मूल कर्जदार है वो कंपनी का नियंत्रण बनाए रख रहा है, इस तरीके से उससे मिल जा रहे हैं। और निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी इनके प्रश्न उठ रहा है। एआरसी के प्रशासन में सुधार के लिए क्या सुझाव देंगे आप? तो इनके अंदर सत्यनिष्ठा और नैतिकता का आचरण आना चाहिए। इसके लिए संस्थागत कार्य संस्कृति बनाई जानी चाहिए। आंतरिक नियंत्रण, संचालन की दक्षता और अनुपालन में सुधार करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण होना चाहिए। क्षमता निर्माण पर बल देना चाहिए, क्योंकि इनको ऋण वसूलना है तो ऋण वसूलने की टेक्निक इनको पता रहे, सही तरीके से बात करें, तो इनको प्रशिक्षण और विकास पर इनके बल दिया जाना चाहिए। और एनपीए प्रबंधन में विशेषज्ञता होनी चाहिए। प्लस इसके कारण बैंक भी कई बार एनपीए के लेकर एकदम निष्फिकर हो जाते हैं कि चलो यार हम तो बैंक अपने एनपीए को बेच देंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे संबंधित देखिए 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो पर प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने एक संभावित प्रश्न लगाया है। किससे? परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के माध्यम से, और एकदम नए पैटर्न पे मैंने प्रश्न बनाया है। अच्छा प्रश्न है, इसको आप हल करके देखिएगा। जो मैं पढ़ाया हूँ उसके माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं।
तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और फिर हम चलेंगे आज के अंतिम खबर पे, और उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास जरूर करिएगा। आज का अंतिम खबर है, पीएम गति शक्ति टू एड इन एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा कैसे बढ़ेगा? तो पीएम गति शक्ति संदर्भ या चर्चा में क्यों रही है? पीएम गति शक्ति चर्चा में क्यों रही है? देखिए, पीएम गति शक्ति चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम बहुत से मंत्रालयों को एक साथ जोड़ा जा रहा है जिससे कि समन्वय बना रहे। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विद्यमान कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल से जुड़ गया है। और अब तक कई जो मिनिस्ट्री हैं भारत की वो जुड़ चुकी हैं, और सारे मिनिस्ट्री एक साथ जुड़ जाएंगी तो इससे क्या समन्वय बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो आप देखेंगे समन्वय की सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में, मंत्रालयों के बीच में समन्वय की कमी है। अभी आप देखेंगे हमारे डिफेंस सेक्टर में भी इसलिए एक एकीकृत कमांड बनाने की बात चल रही है क्योंकि समन्वय वहां पे कम हो रहा है। न्यूज में पढ़े होंगे, एडिटोरियल्स भी आ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए पीएम गति शक्ति क्या है, सबसे पहले समझते हैं पीएम गति शक्ति क्या है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 में शुरू की गई भारत सरकार की एक पहल है। केंद्र सरकार की पहल है, ध्यान रखिएगा, राज्य भी मिलकर इसमें काम जरूर करेंगे, लेकिन भारत सरकार की पहल है ये, जो एक बहुआयामी संपर्क और संरचना नेटवर्क बनाने पर केंद्रित है। बहुआयामी मतलब क्या? रेल, रोड, एयर, हर प्रकार की जो अवसंरचना रहेगा उस अवसंरचना के निर्माण में ये अपने आप को केंद्रित करेगा। अब थोड़ी बात समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। बुनियादी ढांचा का विकास करना, और बुनियादी ढांचा का विकास करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना, परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना और लागत कम करना। सारे मंत्रालय एक साथ अगर रहेंगे तो फाइलें यहाँ वहाँ ना दौड़ेंगी, फट से चीज़ें मिल जाएंगी और जल्दी से मिल जाएंगी। अगर अनुमति तो बहुत तेजी से काम हो पाएगा। समन्वय बनाना जरूरी है। आप देखेंगे कि जो हमारा अभी आप देखेंगे आपके घर के आसपास रोड है, उस रोड को अभी रोड बना के जाते हैं, तब तक फिर दूसरे आ जाते हैं, रोड को खोदते हैं, उसके अंदर केबल डालते हैं, पाइपलाइन डालते हैं। अगर समन्वय रहे, भाई पहले आप केबल डाल दो फिर हम रोड बना देंगे, तो फिर न तो पैसा ज़्यादा जाया होगा और न ही समय ज़्यादा जाया होगा। इसलिए समन्वय बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। रोजगार पैदा करना और आर्थिक विकास को गति देना, क्योंकि जब कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो रोजगार भी पैदा होगा, आर्थिक विकास भी उससे अच्छा होगा। लोगों की सुविधा के लिए यात्रा में लगने वाले समय को कम करना। आपको पता है कि अभी ट्रेन में हम जाते हैं कितना समय लगता है, बाइक से भी अगर दिल्ली में अगर जाना आना रहे आप देखेंगे ट्रैफिक कितना हो जाता है। तो ये मल्टी मॉडल और संरचना नेटवर्क जब बन जाएगा तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसका इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगली बात है कि इसके घटक कौन कौन से हैं। इसका एक घटक है डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण। जब इतने मंत्रालय एक साथ आएंगे तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिससे कि सारे मंत्रालय के चीज़ें वहाँ दिखाई दें। तो विभिन्न मंत्रालयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक एकल मंच जिस पर योजना, डिजाइन और निगरानी का काम होता हो, ये बनाना पड़ेगा। अभी ये शुरुआती चरण में है भी। बहुआयामी संपर्क, रेलवे, सड़क, जलमार्ग आदि विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना। एकीकृत योजना है ये, मतलब मैक्सिमम योजनाएं एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। बेहतर दक्षता के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एक साथ जोड़कर योजना बनाना। और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन सुने होंगे आप एनआईपी के बारे में, वो मौजूदा एनआईपी परियोजनाएं अब पीएम गति शक्ति योजना के तहत ही आ गई हैं। तो ये इसके घटक हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली बात यह है कि ये 6 स्तंभों पर आधारित है। 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन, इष्टतमीकरण या अनुकूलन, ऑप्टिमाइजेशन, सामंजस्य या समन्वय, सिंक्रोनाइजेशन,
विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और डायनामिक। मतलब व्यापक, ऑटोमेटिक आप देखेंगे बहुत बृहद चीज़ें हैं ये। प्राथमिकता देकर कि किस चीज़ को पहले करना है। इष्टतमीकरण या अनुकूलन, ऑप्टिमाइज करना है चीज़ों को, सही खर्च, सही लागत, सही समय में काम करना है। सामंजस्य बैठा के कर रखना है, समन्वय रखना है सभी मंत्रालयों के अंदर। विश्लेषण करते रहना है कि कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, और लगातार गतिशील रहना है, लगातार काम को जारी रखना है, रुकने नहीं देना है। तो ये इसके स्तंभ हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? तो अभी ये जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है, जिसका मुख्य फोकस स्वीकृतियों को आसान बनाना, निवेश को सुविधाजनक बनाना और बुनियादी ढांचे को विकास में तेजी लाना है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरियों को प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली को भी विकसित किया जा रहा है। कुल मिला के अभी ये प्रारंभिक चरण में है, लेकिन जब भी ये पूर्ण होगा तो बहुत कुछ बदलाव दिखेगा आपको इंडिया में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम पढ़ते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहली चुनौती तो है भूमि अधिग्रहण। आपको पता है कि भारत में भूमि अधिग्रहण के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। एक तो कोर्ट की दिक्कतें, हालांकि संपत्ति का अधिकार हट चुका है फिर भी दिक्कतें होती ही हैं, भूमि अधिग्रहण। और दूसरा क्या है कि भूमि पर जंगल है या कुछ चीज़ें, तो पर्यावरणीय जो चीज़ें हैं उनको लेकर भी भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाता। निजी भागीदारी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो निजी लोगों का भी भागीदारी करके पीपीपी के मॉडल पे काम करना पड़ेगा। तो पीपीपी के मॉडल पे अगर काम करना है तो निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को अच्छा रखना पड़ेगा कि वो आए, आसानी से निवेश कर सकें। पारदर्शी और सुनिश्चित रहे चीज़ें जो भी किया जाए, और आकर्षक उनको रिटर्न दिया जाए, तभी तो आएंगे वो, नहीं तो नहीं आएंगे। लाभ नहीं होगा तो प्राइवेट निवेशक क्यों आएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास, पीएम गति शक्ति की सफलता विभिन्न मंत्रालयों के बीच सहयोग और सूचना साझा करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी विकास और कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, जो भी हमने पीछे पढ़ा। इस प्लेटफॉर्म को मजबूत, उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुरक्षित बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बना तो ये भी चुनौती है, क्योंकि कई मंत्रालयों की चीज़ें एक ही पर आएगी। कुशल कार्यबल, जो कार्य होगा उसमें प्रशिक्षित या कौशल युक्त लोगों की जरूरत पड़ेगी। उस अंतर को पाटना पड़ेगा जिससे कि उतने कौशल युक्त लोग इसमें मिल सकें। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, अगर हम बुनियादी ढांचा का विकास करेंगे तो पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना पड़ेगा, और जो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दोनों एक साथ चलाना बहुत मुश्किल काम होगा। और जलवायु परिवर्तन आप देख ही रहे हैं किस लेवल का हो रहा है। पर्यावरण नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना और स्थायी निर्माण प्रथाओं को अपनाना महत्वपूर्ण होगा। कुल मिला के पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरणीय जितने भी नियम हैं उनका पालन करते हुए आगे बढ़ना एक चुनौती है। मंत्रालयों के बीच समन्वय, आसानी से मंत्रालयों के बीच समन्वय होता नहीं है। मंत्रालयों के जो लोग काम करने वाले हैं उनके बीच में ईगो रहता है, वो आपस में एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, तो वो भी एक चुनौती है। और अगला है वित्तीय स्थिरता, दीर्घकालिक फंडिंग की जरूरत इसमें पड़ेगी। तो उस फंडिंग को कैसे लाया जाए, कैसे उगाह किया जाए उस फंडिंग को, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी। तो ये है चुनौतियां पीएम गति शक्ति योजना से। अब देखिए, विगत वर्ष 2016 में प्रश्न पूछा गया था किससे? उदय योजना से। तो उदय योजना से ABCD करके प्रश्न पूछा गया था। मैं जो अभ्यास प्रश्न बनाऊंगा वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इस अकॉर्डिंग बनाऊंगा। मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो भारत में बनाइए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता, कौशल भारत कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है। तर्क संगत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए। तो मेक इन इंडिया को जोड़ा है किससे? श्रम सुधार से और कौशल भारत से, कि जब तक कौशल नहीं रहेगा मेक इन इंडिया के लिए उतने अच्छे कारीगर नहीं मिल पाएंगे, उतने अच्छे वर्कर नहीं मिल पाएंगे, श्रमिक नहीं मिलेंगे। और श्रमिकों के काम करने के लिए जो आमूल श्रम सुधार किए गए थे, आपको पता है, उस पर बात किया गया था। ऐसे ही भविष्य में पीएम गति शक्ति पर भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अभ्यास प्रश्न मैंने पीटी का बनाया है, इसको आप पढ़िएगा
और हल करने का प्रयास करिएगा। डेफिनेटली जो मैंने पढ़ाया है उससे आप पीटी और मेंस का भी कुछ पूछता है तो हल कर पाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब तक जो मैंने पढ़ाया है ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। हम लोग आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले सप्ताह के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।